Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता। अब जानते हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के और भी कॉलेजेस हैं जिसमें से एक कोलकाता में है, एक बेंगलोर में है। तो ये यूनिवर्सिटी में अगर आपको MSc में एडमिशन लेना होता है तो इसका अलग से MSc एंट्रेंस एग्जाम निकलता है जो कि WBJE बोर्ड के जो अंडर में ये एग्जाम होता है। और अभी रिसेंटली 7 जुलाई को ये एग्जाम है। काफ़ी टफ सा इसका एग्जाम आता है MSc फिजिक्स एंट्रेंस का। तो 2023 का जो इसका एंट्रेंस हुआ था उसका पेपर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट में कल लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो उन लोगों के लिए वीडियो है। और जो भी लोग इस वीडियो को देखें उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हो या पहले भी चैनल को देखते रहे हो और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, ये रैंडमली मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि फॉर द सर्किट शोन बिलो द आउटपुट इज V0 इक्वल्स टू -V1 प्लस 2V0 2V2 माइनस 3V3। तो इसके लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, R1 R2 और R3 ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इन्वर्टिंग सर्किट है ना। इन्वर्टिंग सर्किट मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको अगर मैं 0 कंसिडर कर लूँ और यहाँ पर इसको वर्चुअली मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। मैं यहाँ इस पॉइंट के ऊपर करंट निकाल लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2 और यहाँ से करंट आ रहा है I3। सबसे पहले मैं I1 I2 और I3 की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो I1 की जो वैल्यू है वो हम कैसे लिखेंगे, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस, एक साइड वोल्टेज है V1 और दूसरी तरफ वोल्टेज जो ये वर्चुअल वोल्टेज है 0 वोल्ट, इसको मैंने आगे बढ़ाया, दूसरी तरफ वोल्टेज हो गया 0। तो ये हो जाएगा V1 माइनस 0 अपॉन ये हो गया R1, ये हो जाएगा V1 अपॉन R1। सेकेंड जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, साइन के साथ लेना है, -V2 माइनस 0 अपॉन R2, ये वैल्यू हो जाएगी -V2 अपॉन R2। और इसी तरह से I3 की वैल्यू मैं लिख लूंगा तो वो वैल्यू हो जाएगी V3 माइनस 0 अपॉन R3, तो ये वैल्यू बन जाएगी V3 अपॉन R3। तो जो टोटल करंट आ रही होगी I, वो किसके बराबर हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी V1 अपॉन R1 माइनस V2 अपॉन R2 और प्लस V3 अपॉन R3। ये हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको, यहाँ पर V0 वोल्टेज है तो यहाँ पर भी वोल्टेज होगा V0। अब मैं यहाँ पर करंट निकाल लेता हूँ, जो ये फीडबैक सर्किट है इसके अंदर करंट निकाल लेता हूँ। तो लेट सपोज ये करंट है IF की जो वैल्यू है, IF की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, V0 माइनस 0 और जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है, 6 किलो ओम। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, I प्लस IF इक्वल्स टू 0 और I की वैल्यू कितनी है, वो है V1 अपॉन R1 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 और ये इक्वल किसके हो गया, ये हो गया V0 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से V0 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -6 V1 अपॉन R1 प्लस 6 V2 अपॉन R2 और ये हो जाएगा -6 V3 अपॉन R3। हमें जो गिवन कंडीशन है, गिवन जो वोल्टेज है वो है -V1 प्लस 2V2 माइनस 3V3, है ना। तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है -V1 प्लस 2V2 और -V3, माइनस है या क्या है, यहाँ पर है -3V3, -3V3। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी R1 की। R1 की जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी वो 6 किलो ओम। इसी तरह से R2 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 3 किलो ओम और R3 की वैल्यू मिल जाएगी 2 किलो ओम। R2 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 3 किलो ओम, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और R3 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 2 किलो ओम। रिक्वायर्ड आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, C। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो हो जाएगा C। तो C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मंजिल 2025 CUET PG।
और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है आई, करंट आई की वैल्यू बतानी है जो सर्किट बन रहा है। इस सर्किट के लिए हम लगा देते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो यहां लिखोगे E माइनस 4.7 आई, आई मीन्स करंट। ये सिलिकॉन का जो है डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो उसका बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 0.7 वोल्ट। फिर उसके बाद माइनस 2.2 और इसमें करंट कितनी हो रही है आई, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 4.7 आई माइनस 0.7 माइनस 2.2 आई और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आई की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 2.07 मिली एम्पियर। आई की जो वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद निकलेगी वो निकलेगी 2.07 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लैटिस इन 2 डायमेंशन विद प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर A1 इक्वल्स टू AI कैप एंड A2 इक्वल्स टू 2AJ कैप। तो मैं ये जो हमें प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर दिए हुए हैं इनको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो A1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी A,0 और जो A2 की वैल्यू है वो हो जाएगी 0,2a। हमें निकालना है B1 एंड B2। तो लेट कंसीडर B1 जो है वो हो जाएगा x1 y1 और जो B2 है वो हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए, है ना। तो फॉर 2 डायमेंशन तो 2 डायमेंशन के लिए हम कंडीशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, ए आई कैप डॉट प्रोडक्ट बी जे कैप इक्वल्स टू 2 पाई डेल आई जे। अब ये डेल जो है ये है क्रोनेकर डेल्टा, ये डेल जो है ये क्या है, क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा का मतलब क्या हुआ, यदि आई इक्वल्स टू जे है तो ये डेल की वैल्यू बनेगी 1, और आई इज नॉट इक्वल्स टू जे है तो ये डेल की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमें ये कंडीशंस को यहाँ पर रख के और फिर आंसर निकालना है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A1 और B1। तो A1 डॉट B1, तो अब यहाँ पर I और J दोनों सेम हो गए तो ये क्या वैल्यू देगा 2 पाई। तो ये जो है वो वैल्यू दे देगा 2 पाई, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 पाई। A1 की जो वैल्यू है वो है A और 0, और B1 की जो वैल्यू है वो है x1 y1 और इक्वल्स टू ये हो गया 2 पाई। तो यहाँ से बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास A1 x1, ये वैल्यू बने A1 नहीं है सॉरी, ये A x1 इक्वल्स टू 2 पाई और x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन A। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई अपॉन A। दूसरी कंडीशन में लगाऊंगा, दूसरी कंडीशन कौन सी, A2 B1 करते ही ये क्या बनेगा 0, और A2 की वैल्यू क्या है 0 और 2A। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा x1 y1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2A y1 इक्वल्स टू 0। y1 की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब जो B1 है वो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 पाई अपॉन A, और ये हो गया 0। इसी तरह से फिर हम निकाल लेंगे किसके लिए, 2 के लिए। तो नाउ फॉर 2, नाउ रिपीट द प्रोसेस।
इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अब मैं लिखूंगा A2B2। A2B2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई। A2 की वैल्यू कितनी है 0 और ये है 2A और B2 कितना हो जाएगा x2 और y2 इक्वल्स टू 2 पाई। यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ये 2A/2 इक्वल्स टू 2 पाई। 2A/2 इक्वल्स टू ये बना 2 पाई। तो यहाँ से y2 की वैल्यू आएगी पाई अपॉन ए। और सिमिलर जो यहाँ पर हमने किया था A2B2 तो यहाँ पर आप कर लो A1B2। A1B2 हो जाएगा 0। तो A1 कितना है A 0 और B2 की जो वैल्यू है वो कितनी है x2 और y2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो B2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एंड पाई अपॉन ए। 0 एंड पाई अपॉन ए। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। यानी कि B2 जो आएगा वो आएगा पाई अपॉन ए जे कैप और जो B1 आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन ए आई कैप। यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज और आर नॉट एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले मैं पहला फंक्शन ले लेता हूँ साई इक्वल्स टू 10x। तो ये नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट एट पाई/2। जैसे मैं पाई/2 रखूंगा, जैसे ही मैं पाई/2 रखूंगा यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली x की पाई/2 ये इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। इनफाइनाइट है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। पहला तो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके हिसाब से ऑप्शन उड़ा दो। ऑप्शन उड़ाओगे तो सी ऑप्शन तो खत्म हो रहा है क्योंकि पहला तो डेफिनेटली नहीं है। अच्छा, अब जो ऑप्शन सेकंड है उसको चेक कर लें। ऑप्शन सेकंड जो है, ऑप्शन सेकंड में लिखा है साई इक्वल्स टू ई पावर माइनस मॉड एक्स। माइनस मॉड एक्स का मतलब क्या है कि जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये पॉजिटिव खुलेगा और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो भी ये नेगेटिव खुलेगा। पर मॉड में है तो मॉड में दोनों केस में कौन सी वैल्यू देगा पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर आना क्या है पॉजिटिव एक्स आना है। जब मैं एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट रखूंगा है ना, तो एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट या टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, जो फंक्शन है वो किधर की तरफ अप्रोच करेगा 0। क्यों अप्रोच करेगा कि चाहे मैं एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव इनफाइनाइट रख लूँ तब भी ये प्लस में खुलेगा। जब यहाँ माइनस रहेगा ही मतलब साइन, और जब मैं माइनस इनफाइनाइट रखूंगा तब भी यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस नहीं होगा क्योंकि ये मॉड में है। तो साई की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइनाइट मिलने वाली है। साई की वैल्यू क्या मिलने वाली है, फाइनाइट मिलने वाली है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई हमें कि ये फाइनाइट रहेगा ना, ये फंक्शन जो है फाइनाइट है। अब मैं इसको चेक करूं डी साई अपॉन डी एक्स पर, डी साई अपॉन डी एक्स मॉड पर। तो इसके लिए मैं इसकी दो कंडीशन बना लेता हूं। तो इसकी कंडीशन बना लेता हूं, दो कंडीशन। पहले मैं इसको डी साई अपॉन डी एक्स मॉड निकाल लेता हूं, डी एक्स मॉड। तो डी ये ऐसे लिखा जाएगा डी साई अपॉन डी एक्स मॉड। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस साइन। यहाँ पर आ गया माइनस साइन और ये ई पावर माइनस एक्स मॉड ऐसा आ गया। अभी भी ये क्या रहेगा फाइनाइट रहेगा। ठीक है, फिर आप इसको चेक कर लो स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल के लिए चेक करोगे तो उसके केस में आपको साई एक्स का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर डी एक्स निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। इसके लिए करोगे तो ये बनेगा ई पावर माइनस 2 मॉड एक्स, ई पावर माइनस 2 मॉड एक्स डी एक्स। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इसको लिखा जा सकता है 2 0 टू इनफाइनाइट और ई पावर माइनस 2x और ये क्या हो गया dx ना, 2x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स आएगा। ये भी फाइनाइट वैल्यू हमें देगा है ना, तो ये कौन सी वैल्यू देगा फाइनाइट। यानी कि जो ऑप्शन सेकंड है, सेकंड ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, फाइनाइट रहने वाला है। तो ये एक्सेप्टेबल है सेकंड, ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी भी गलत हो गया क्योंकि डी में सेकंड भी आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से चेक करें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं सही कर देता हूं। फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड जो है एक्सेप्टेबल हो गया, सेकंड एक्सेप्टेबल हो गया। अब ऑप्शन काटो, देखो सी ऑप्शन जो है उसमें लिखा है सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड कट गया। और डी में भी क्या लिखा है सेकंड एंड थर्ड, तो ये कट गया। तो सी और डी ऑप्शन तो खत्म हो गए हमारे। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है फर्स्ट केवल और थर्ड। अब थर्ड ऑप्शन जो है वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में फाई की जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस से पाई से और पाई तक। माइनस पाई से पाई तक जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस पाई से पाई में जब आप इसको हम करेंगे तो ये ई की पावर क्या बनेगा, अगर मैं पाई वैल्यू डाल देता हूँ तो ई की पावर यहाँ से पाई बाई थ्री, ई की पावर आयोटा पाई बाई थ्री, तो यहाँ से कॉस पाई बाई थ्री एक बनेगा प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री। और कॉस और साइन जब ये बनेंगे आयोटा में तो उसका हम स्क्वायर इंटीग्रेबल करेंगे यहाँ से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा। एक बार आप चेक कर लेना इसको, थर्ड ऑप्शन को एक बार और चेक कर लेना। वैसे मेरे को लग रहा है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पर हमें बोला है एनी आइगन फंक्शन, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एच कट अपॉन ई, 2 पाई एच कट अपॉन ई। एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए E1, अगर मैं फर्स्ट स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए आइगन एनर्जी की वैल्यू लिखूं तो E1 की वैल्यू वो लिखी जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ऑन, ये हो जाएगा 2m, और जो लेंथ है उसकी लेंथ कितनी है l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ इस फॉर्मूला में, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू डालें तो ये हो गया 2 पाई एच कट ऑन, ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया एच कट स्क्वायर, और ये हो गया 2ml स्क्वायर। तो यहाँ एक पाई से एक पाई और एक एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 4ml स्क्वायर अपॉन पाई एच कट, 4ml स्क्वायर अपॉन पाई एच कट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी रीजन इज गिवन बाय, इसके लिए सबसे ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ये, और हमें लाइन ऑफ फोर्स, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लिखना है। उसके लिए मैं स्लोप की इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो स्लोप की इक्वेशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर y का जो है कोऑर्डिनेट वो है 8y माइनस, और ये हो गया 4x, ये कितना हो गया, 4x हो गया ये 4x। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस 2y अपॉन एक्स। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल से इसकी हम इक्वेशन बना दें, डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ से हो जाएगा -2, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स, ये बन जाएगा ln y, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा -2 ln x, और ये हो जाएगा प्लस ln c। इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ ln y, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये जो है ये बनेगा +2 ln x इक्वल्स टू ln c। और अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ln y प्लस ln x स्क्वायर, लिख सकते हैं, प्लस ln c। मैं लॉग की प्रॉपर्टी अगर लगा दूँ तो ये बन जाएगा ln y x स्क्वायर इक्वल्स टू ln c। फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगी y x स्क्वायर इक्वल्स टू c, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y x स्क्वायर इक्वल्स टू c, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन ईएम वेव इज टू पास थ्रू एन इंटरफेस सेपरेटेड बाय टू मीडिया, सेपरेटेड बाय टू मीडिया। हमें बहुत अच्छे से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में यदि हमें जो म्यू की वैल्यू नहीं है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो होता है एप्सिलॉन आर और म्यू आर। कोई भी मटेरियल नहीं दिया हुआ है तो म्यू आर की वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं। यहाँ से एन जो है एन, वो एन की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गई, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ई आर, ई आर का मतलब हो गया डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब इसको मैं कैसे लिख लूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ER2 अपॉन ER1। अब यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है ER1, सॉरी ये ER1 अपॉन ER2, यहाँ पर रिलेशन दिया है E1 अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 2, ये रिलेशन दिया है। तो यहाँ फिर ये क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो n1 अपॉन n2 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, √2 हो गई। अब टोटली रिफ्लेक्टेड है ना, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड एंगल, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन के केस में तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, तो फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्ट, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड के केस में यहाँ पर इंटरनल जो इंसिडेंस एंगल है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका फॉर्मूला लगता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इक्वल्स टू 1 अपॉन साई सी। तो यहाँ पर n जो है उसकी वैल्यू हो गई कितनी, √2 ना, n की वैल्यू कितनी हो गई, √2, और ये हो गया 1 अपॉन साइन सी। तो साइन सी की जो वैल्यू हो गई
1 से 2 यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, उसकी वैल्यू आ गई √2। साइन सी कितना हो जाएगा 1/√2, और साइन सी 1/√2 कब आएगा, जब यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल। इसमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं उसका इजी सा मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लूप है, ये जो डायग्राम बन रहा है, तो एरिया ऑफ साइकिल ऑन एरिया अंडर द साइकिल, एरिया अंडर BC, एरिया अंडर BC ना, ये कर्व एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कौन सा हो गया, ये पूरा कर्व हो गया। तो एरिया ऑफ साइकिल जो है वो कैसे निकालोगे, वो ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना बन रहा है 2s0, कैसे, ये 3s0 में से s0 को माइनस कर दिया तो ये 2s0 बन गया। फिर हाइट कितनी हो जाएगी 2t0 माइनस t0, तो ये कितना हो जाएगा t0 ऑन एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व यानी कि BC के नीचे जितना भी कर्व है उसका एरिया निकालना है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, इस रेक्टेंगल की जो हाइट हो गई वो या डेप्थ हो गई वो हो गई 2t0, तो ये नीचे कितना आ जाएगा 2t0, तो इसकी जो विड्थ हो गई वो कितनी हो गई 2s0, तो ये आ जाएगा 2s0। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा s0 t0 और ये बनेगा 4s0 t0। यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 1/4 और 1/4 का मतलब हो गया 25%। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर बोला है कंसीडर अ यूनिट मास ऑसिलेटर। अब ये इक्वेशन चेक करो, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और जो c है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 16। तो हम चेक कर लेंगे b² माइनस 4ac का रूट, इसको चेक कर लो। इसको चेक करोगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 100 माइनस 4ac यानी कि 64, तो ये बना √36 और √36 का रूट करोगे तो 6 ग्रेटर देन 0। b² माइनस 4ac, ये जो लिखा है b² माइनस 4ac ये आ रहा है ग्रेटर देन 0। और अगर ये कंडीशन आती है तो उस केस में जो डैम्पिंग होती है वो कौन सी डैम्पिंग कहलाती है, ओवर डैम्पिंग। उस केस में जो डैम्पिंग होती है वो कहलाती है ओवर डैम्पिंग। तो ये जो ऑसिलेटर होगा ये कौन सा होगा, ओवर डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओवर डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर हमें लैग्रेंजियन दिया एक सिस्टम का और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन है d/dt डेल L अपॉन डेल Q डॉट, डेल L अपॉन डेल Q डॉट, डेल L अपॉन डेल Q डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल Q इक्वल्स टू 0। तो आपको वैल्यूज निकालनी है यहाँ पर कुछ, तो सबसे पहले तो आप वैल्यू निकाल लो डेल L अपॉन डेल Q डॉट की, DL अपॉन डेल DQ डॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा mx डॉट और माइनस अल्फा xt। तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा mx डबल डॉट और यहाँ पर uv मेथड से होगा, तो एक बार तो बनेगा ये अल्फा x और फिर ये बनेगा अल्फा x डॉट t, ये बन गया। इसी तरह से आपको वैल्यू निकालनी है डेल L अपॉन डेल Q की, डेल L अपॉन डेल Q की जब वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा माइनस 2 अल्फा x अपॉन 2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बनेगा माइनस अल्फा x डॉट t। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमें यहाँ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है, तो ये बन गया mx डबल डॉट माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x डॉट t, और ये माइनस है और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा x प्लस अल्फा x डॉट t इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास बचा mx डबल डॉट इक्वल्स टू 0। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन आ जाएगा ए, तो इसके लिए राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर हमें बोला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है और हमें क्या दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है। यहाँ से हम सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स किसके बराबर होगा, माइनस dv अपॉन dr। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो r के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास v अपॉन आर स्क्वायर ना, ये वैल्यू क्या बन जाएगी v अपॉन आर स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है mv² अपॉन r।
ये के लिखो यहाँ पर, ये के। तो यहाँ पर ये जो है वो के बराबर आ गया, तो यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो वी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी के अपॉन आर और इंटू एम। और सिर्फ अगर हम वी की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम आर। हमें क्या निकालना है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वो किसके इक्वल होता है? एम वी आर। एम आर और वी की वैल्यू कितनी हो गई? के अपॉन एम आर। इस एम आर को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आएगा एम के आर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो आएगा अंडर रूट एम के आर, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको देखो हम डायमेंशन से करेंगे, तो यहां पर ये बनेगा v, ये गिवन है v इक्वल्स टू ए, v इक्वल्स टू ए x4, ये हमें गिवन है। हाँ जी, अब मैं यहां से क्या करूंगा? a की डायमेंशन निकाल लूंगा। तो a की डायमेंशन कितनी आएगी? v की डायमेंशन ऑन x क्या है? डिस्टेंस है, तो ये हो गया l पावर 4। v क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या है? मैं लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास, तो ये होगा ml2 m1 L2 और ये हो जाएगा T-2, m1 L2 T-2। और ये नीचे कितना है? ये है L पावर 4, ये है L पावर 4, ये हो गया L पावर 4। तो इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा m1 L-2 T-2। तो ये डायमेंशन आ गई है किसकी? ए की डायमेंशन आ गई। ठीक है, अब हमें किसको लिखना है? टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो होता है प्रोपोर्शनल मास के। वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? एम्पलीट्यूड के। और वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो हमें कांस्टेंट दिया है ए, उसके। तो यहाँ मास की पावर हम एक्स मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड की पावर वाई, और ए जो है उसकी पावर हम जेड लिख लेते हैं। तो यहाँ टाइम जो है, टाइम को कैसे लिखा जाएगा? m0 L0 और T1। मास जो है वो कितना हो जाएगा? m x, और एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास? एम्पलीट्यूड है डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस बनेगा, तो ये हो गया l की पावर y। और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a की वैल्यू कितनी है? m1 L-2 T-2, और ये हो गया z। तो यहाँ से ये हो गया m0 L0 T1 प्रोपोर्शनल टू, ये बन जाएगा mx और प्लस z। इसी तरह से यहाँ बन जाएगा Ly माइनस 2z, और एक बन जाएगा t माइनस 2z। अब यहाँ से दोनों तरफ से इक्वल करो, इक्वल करोगे तो y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2z आ गई, y की वैल्यू 2z। और फिर इसको इक्वल करो t वाले को, तो यहाँ से माइनस 2z इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, z की वैल्यू माइनस 1/2। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी -1, y की वैल्यू -1। तो y की वैल्यू -1 आ गई, तो टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? 1 अपॉन एम्पलीट्यूड। वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1 अपॉन एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड कितना है? 1, तो यहाँ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन ए। आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे 2023 में जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। होपफुली जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर
DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।